थायराइड के बारे में क्या कहती है? सुबह शाम खानी पड़ेगी। जो थायराइड की, ब्लड प्रेशर की, नर्वस सिस्टम की, माइग्रेन की जितनी दवाएं हैं, आर्थराइटिस की, उनसे कौन सा इलाज होता है मुझे आप बता दीजिए। पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सबको भी बता दिया, याद करवा दिया कि ये सिर्फ पेन मैनेजमेंट का काम करती हैं, सिर्फ बीमारी को बढ़ाने का काम करती हैं, बीमारी को कई गुना बढ़ाने का काम केवल ये करती हैं, ये कोई ट्रीटमेंट करने का काम नहीं करती। लेकिन उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। तो ये लॉबी इतनी खतरनाक है, ये लॉबी तय करती है कि रेंज क्या होगी। ये लॉबी तय करती है कि 140 से 120 कर देंगे तो अभी 5 करोड़ लोग दवाइयां खा रहे हैं, हमें 10 करोड़ लोगों को दवाइयां खानी है तो हमारे टारगेट पूरे होंगे, तो हमारी कंपनी की टर्नओवर इतना बढ़ेगा, हमारे कंपनी की दवाइयों की सेल इतनी होगी, हमारी कंपनी की दवाइयों की सेल होने के साथ साथ मुनाफा इतना होगा। ये सारी फार्मा कंपनियां और हॉस्पिटल, आप मुझे बता दीजिए, क्या लोगों को ये बीमार होने की कामना करते हैं या ठीक होने की कामना करते हैं? इनके बोर्ड रूप में बैठकर जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वो केवल यही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि इस बार हमने डायबिटीज की 1000 करोड़ की दवाइयां बेची हैं तो अगले साल 1500 करोड़ की बेची ही है। इस साल हमें 100 करोड़ का मुनाफा हुआ तो अगले साल 1500 करोड़ का, 2000 करोड़, 200 करोड़ का मुनाफा करना है। ये स्ट्रेटेजी बनाती हैं। इनके मन में कहीं है ही नहीं कि हमें लोगों को ठीक करना है, लोगों को ठीक करना है। तो महात्मा गांधी की बात याद कर लीजिए, लोगों को खुद का डॉक्टर बनाना पड़ेगा। और खुद का डॉक्टर बनाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आयुर्वेद कर सकता है। और आयुर्वेद को ठीक रूप में यदि कोई पढ़ा सकता है, योग को बता सकता है, तो वो केवल 2 ही व्यक्ति हैं भारत के अंदर। एक पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, दूसरा श्रद्धेय आचार्य जी। तो जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध का उत्तर देने का काम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी को करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी तक जितना किया है, जितना योग सिखाया है, जितने कैंप लगाए हैं, पतंजलि योग पीठ बना दिया, चिकित्सालय बना दिया, दवाइयां बना दी, लोगों को ठीक कर दिया, उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज मान लो आज से ही, मैं ये पतंजलि से ही कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, मान लीजिए, करेंगे नहीं पूज्य स्वामी जी महाराज, लेकिन मान लीजिए कि आज ही वो कहते हैं कि मैं तो अब शिविर भी नहीं लगाऊंगा, योग भी नहीं करवाऊंगा, मैं कोई बयान भी नहीं दूंगा, मैं कुछ नया काम भी नहीं करूंगा, और मैं आज से अपनी साधना में बैठता हूं, हिमालय में जाता हूं, गंगोत्री में, वहां साधना करूंगा, और साल में एक दिन गुरु दक्षिणा वाले दिन या यहां पर पतंजलि में रहूंगा तो सुबह सुबह 7 से 8 बजे, 8 से 9 बजे मैं केवल 1 घंटा दर्शन दूंगा और दर्शन में कुछ बोलूंगा नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या दर्शन करने वालों की लाइन टूटेगी? क्या पूज्य स्वामी जी महाराज को आज ये कुछ करने की आवश्यकता है क्या? आप बताइए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी ने जो आज तक किया है, केवल उसके लिए उनका नाम महर्षि दयानंद के, स्वामी विवेकानंद के, महर्षि अरविंद के बाद लिखा जाना है। कुछ भी नहीं करे तो भी लिखा जाएगा, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी की आज जो एज है उसमें हमारे कई महापुरुष तो इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए थे, तो भी उनको हम याद करते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं। अगर पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी आज केवल अपने मोक्ष की साधना में लग जाएं, कुछ और ना करें, तो भी भारत के इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना है। और आपको मैं दूसरी बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है ना, तो वो कभी भी रिस्क नहीं लेता, अपनी इमेज के साथ खिलवाड़ नहीं करता। और पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने तो कह दिया कि पतंजलि योगपीठ का एक एक जर्रा जर्रा, एक एक पत्ता पत्ता, एक एक पैसा, सारा प्रॉफिट केवल सेवा में लगने वाला है। ये किसी के व्यक्तिगत मालिकाना हक की कंपनी नहीं है, संस्था नहीं है। तो आप बताइए, वो व्यक्ति कोई गलत काम क्यों करेंगे? उनका उद्देश्य क्या है? और दवाई ही बेचनी होती तो गिलोय का काढ़ा बताने की आवश्यकता नहीं थी, सुबह सुबह बैठकर ध्यान करवाने की आवश्यकता नहीं थी, योग करवाने की आवश्यकता नहीं थी। तो उसके लिए भी हर शहर में सेंटर खोले जा सकते थे कि घर में बैठकर योग नहीं कर सकते, आपको तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी, आपको तो घर पर यहां पर आकर योग करना पड़ेगा। तो ये कर सकते थे, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य सेवा करना है और स्वस्थ बनाना है। पतंजलि के टारगेट ये तय नहीं किए जाते कि इतनी दवाइयां देनी है, टारगेट ये तय किए जाते हैं कि इतने लोगों को स्वस्थ बनाया जाता है। कौन सी फार्मा कंपनी है जो ये टारगेट तय करती हो कि मैं इस साल 100 करोड़ लोगों को डायबिटीज की दवाई खिला रही हूं, अगले साल मुझे 100 में से 80 करोड़ लोगों को डायबिटीज की दवाई खिलानी है, 20 करोड़ को ठीक करना है। ये सारा सिस्टम केवल लूट तंत्र है, केवल भय तंत्र है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दुनिया के अंदर 2 लॉबी ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक है। एक लॉबी है हथियारों की लॉबी, जो युद्ध करवाती है पूरी दुनिया में, और दूसरी लॉबी है फार्मा की लॉबी। और ये लॉबी कितनी अमीर है आप अंदाजा लगा लीजिए। एक कंपनी
फार्मा की एक कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का नाम आपने सुना होगा, उसका शुद्ध प्रॉफिट एक साल का 1 लाख करोड़ रुपए है। 1 लाख करोड़ रुपए, जिसमें पतंजलि जैसी 10 कंपनियां बन जाएं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लॉबी कितनी खतरनाक है, ये लॉबी कितनी बड़ी है। आप ये चार्जेस देख सकते हैं, 55-55 हजार रुपए एक एक दिन के चार्जेस लिए जाते हैं कोरोना के इलाज के नाम पर। तो जिन हॉस्पिटल के बेड खाली हैं, जिन्होंने टारगेट तय किया था कि कोरोना के उपचार में हमें अपनी बैलेंस शीट को इतना बढ़ाना है, उनको तो दिक्कत होने ही वाली है। और ये लॉबी कितनी खतरनाक हो गई, आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, तो एक बार मेरा हरियाणा में जाना हुआ, तो रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट था। तो 2 ऑटो वाले आपस में झगड़ रहे थे कि ये एक्सीडेंट जिसका हुआ है ना, इसको हॉस्पिटल मैं लेके जाऊंगा। दूसरा कह रहा था कि मैं लेके जाऊंगा। तो मैंने अपने साथी से पूछा कि ये इतनी, देखिए अपना कितना अच्छा देश बन गया है कि लोग झगड़ते हैं कि सेवा का काम मैं करूंगा। तो उसने कहा कि ये झगड़ा इस बात का नहीं है कि सेवा करनी है, उनको ये चिंता नहीं है कि एक्सीडेंट वाला व्यक्ति मरेगा या बचेगा। उसने जो अगली बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि ये मेडिकल की लॉबी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि एक्सीडेंट के केस को जब हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, तो जो व्यक्ति हॉस्पिटल में लेकर जाता है उसको कमीशन मिलता है। और ये झगड़ा सेवा का नहीं है, ये झगड़ा जान बचाने का नहीं है, ये झगड़ा कमीशन का है। एम्बुलेंस वाले को कमीशन मिलता है, लैब वाले को कमीशन मिलता है, दवा बनाने वाली कंपनी डॉक्टर से लेकर डॉक्टर के कंपाउंडर से लेकर सबको कमीशन देने का काम करती है। अच्छे डॉक्टर भी हैं, कुछ हमसे जुड़े हुए अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर मनोज मित्तल जी करनाल में है, बहुत सात्विक भाव से काम करते हैं, सुबह योग प्राणायाम करते हैं। कोई बच्चा भी आता है तो उसको अच्छी चीजें बताते हैं। अब उन्होंने एक बात और बताई, उन्होंने कहा कि जो कोरोना का काल चल रहा है ना, तो बच्चे बीमार नहीं हो रहे, तो वो बड़े खुश थे। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो मरीज कम आने से खुश होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मरीज ज्यादा से ज्यादा आए, मरीज ज्यादा से ज्यादा बीमार हों। तो ये जो कोरोना का काल चल रहा है, इस कोरोना के काल में क्या ऑब्जर्व किया गया कि लोग बीमार कब हो रहे हैं, खांसी जुकाम कम हो रहा है, इन्फेक्शन कम हो रहा है, बीमारियां कम हो रही हैं, घरों के अंदर जो डिलीवरी हो रही है ना। तो पुराने जमाने में हमें आश्चर्य होता था कि बिना सिजेरियन के डिलीवरी कैसे होती है, तो वो समय दोबारा आ गया। लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिजेरियन कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आधे सिजेरियन वो होते थे जिनकी आवश्यकता नहीं होती थी, जिनकी आवश्यकता जानबूझकर बनाई जाती थी। आधी बीमारियां वो होती थी जो केवल लैब के पर्चे पर जनरेट की जाती थी, जो वास्तव में बीमारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि किसी ने एमबीबीएस की है। अब मान लीजिए मैंने अपने छोटे भाई को, बेटे को एमबीबीएस करवाई, तो एमबीबीएस करवाते करवाते 50 लाख रुपए लग चुके हैं। फिर एमडी करवाई तो और 50 लाख रुपए लग गए। अब 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद जब वो करके आया, तो उसके बाद हॉस्पिटल खुलवाया, तो जमीन ली, उसके लिए लोन लिया, हॉस्पिटल बनाया, उसके लिए लोन लिया, तो हर महीने लोन की किस्त जानी है। तो टारगेट क्या होता है डॉक्टर बनकर जब डॉक्टर बैठता है, तो टारगेट यही होता है कि हर महीने 5 लाख रुपए की किस्त जानी है। तो सबसे पहले किस्त का खर्च पूरा करना है, फिर स्टाफ का खर्च पूरा करना है, फिर सफाई वाले का खर्च पूरा करना है। तो एक एक पेशेंट को पेशेंट की तरह नहीं देखा जाता, उसको एक तरीके से दुधारू गाय की तरह देखा जाता है कि इसको हम किस किस चीज के नाम पर लूट सकते हैं, किस किस चीज के नाम पर इसकी जेब से हम पैसा निकाल सकते हैं। सारे डॉक्टर अच्छे ऐसे नहीं है, अच्छे डॉक्टर हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर भी यदि ऐसे हों तो उनका एग्जाम्पल जो बुरे वालों का मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो ये ऐसी लॉबी है। दवाइयों की कीमत कितनी है मैं आपको दिखाऊंगा। ये लूट होती है। 80-80 हजार रुपए में वेंटिलेटर एडवांस जमा करवाते हैं। हॉस्पिटल के जो नंबर दिए जाते हैं, सरकारी सिस्टम में बहुत मेहनत की हमारे डॉक्टर ने, स्टाफ नर्स ने, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है, उसके अनुसार उन्होंने काम किया। अपने यहां मेडिकल का, हेल्थ का सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि हम सबको स्वास्थ्य दे सकें। देखिए स्वास्थ्य तो वहां भी नहीं मिल रहा। यूएसए के अंदर जो हेल्थ का बजट है ना, भारत के टोटल बजट से भी ज्यादा है, लेकिन वहां पर भी लोग स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं। और जितना मॉडर्न सिस्टम हम कहते हैं, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करते हैं, हमने माइक्रोस्कोप बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बना लिया, हमने सेल लाइन ट्रायल कर लिया, हम अब कोशिका को देख सकते हैं, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाती है, इसके लिए हमने नोबेल प्राइज दे दिया। अरे भाई ये देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य तो नहीं आया। स्वस्थ बने क्या? बीमारियां कम हुई क्या? हमसे अब से कम बीमारियां तो तब थी जब कोई हेल्थ सिस्टम नहीं होता था। मुझे ध्यान है हमारी दादी नानी
हमारे यहाँ जो हमारी दूसरी पीढ़ी के लोग हैं उनको 80-80 साल हो जाते थे, वो इंजेक्शन नहीं लगवाते थे, टच नहीं हुई उनके यहाँ सुई। इसका मतलब क्या है कि कभी उनका कोई ब्लड का टेस्ट नहीं हुआ, कभी उनका कभी एचबी लो नहीं हुआ, कभी उनको कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हुई, कभी उनको कोई बीमारी नहीं हुई, कभी उन्होंने कोई गोली नहीं खाई। तो वो याद करके बताते थे कि भाई गोली तो मैंने एक उस समय खाई थी। हमारे यहाँ जो परंपरागत ज्ञान था, किसी को टाइफाइड हो गया तो परंपरागत हर गांव में टाइफाइड वाला एक व्यक्ति है जो टाइफाइड में भस्म बनाकर देने का काम करते थे। गांव गांव में वैद्य होते थे जो वैद्य जड़ी बूटियों से उपचार करने का काम करते थे। उस वैद्य के, उस जड़ी बूटियों के उपचार के पूरे सिस्टम को सुनियोजित ढंग से किल किया गया। उसके बाद सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन सरकार कितना कंट्रोल कर पाती है आप सबको पता है। अब कोरोना जैसे ही आया तो ये एक रिपोर्ट है एक जिले की, ये लखनऊ की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, केमिस्ट और ड्रग फेडरेशन है उत्तर प्रदेश की, उसके महासचिव हैं सुरेश गुप्ता जी। वो ये कहते हैं कि केवल एक राज्य में एक महीने के अंदर अगर देखा जाए तो 451 करोड़ रुपए की एलोपैथी की दवाई बिकनी कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 451 करोड़ रुपए की दवाई तो केवल कोरोना के नाम से, रूटीन की दवाइयां बिकनी कम बंद हो गई। यदि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोरोना जैसी बीमारी, जो महामारी है जिसके सामने अमेरिका घुटनों के ऊपर है, अमेरिका के अंदर सड़क के ऊपर लोग गोली चला रहे हैं, उसका ये हाल हो सकता है, तो अगर ये आयुर्वेद अगर घर घर में पहुंच गया तो ये सारा सिस्टम जो कई लाख करोड़ रुपए हर साल का है, ये सारा सिस्टम बैठ जाएगा। फर्जी विज्ञापन चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। दवा कंपनियां लूट रही हैं, 10-10 गुना ज्यादा अपनी कीमत लेती हैं। रोज 1 लाख रुपए तक कोरोना के इलाज के लिए लेते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और ये जो सारी रिपोर्ट है ना, ये प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, मेरी घर की बनाई हुई कोई एक भी रिपोर्ट नहीं है। एक एक दवा एक व्यक्ति को कितने की मिलती है, दूसरे को कितने की मिलती है। एक पंजाब के सरदार जी का कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि एक दवा जो मरीज को 2,500 रुपए की बेची जाती है, उस दवा की कीमत थोक में ली जाए तो 300 रुपए 400 रुपए है। इतनी लूट ये करते हैं। और जो 300-400 रुपए भी है ना, उसकी लागत यदि देखी जाए तो 3-4 रुपए बैठती है। पहले तो 1000 गुना ज्यादा कंपनी करती है, उसके बाद थोक का डिस्ट्रीब्यूटर करता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर करता है, उसके बाद फिर रिटेलर करता है। ये सारा कमीशन ऐसे बढ़ता है। हमें पतंजलि जैसी संस्था आयुर्वेद का इलाज करने की आवश्यकता नहीं है, इस सारे सिस्टम का इलाज करने की आवश्यकता है। 5 रुपए की दवा 106 रुपए की दवा बन जाती है जब हम रिटेल में खरीदते हैं। ये कोरोना की मैं खबरें आपको दिखा रही है, दवा कंपनियां लगी हुई हैं कि साठ गांठ करके कैसे हम मरीजों को लूट सकते हैं झूठी रिपोर्ट दिखाकर। देखिए, हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और एडमिट करवाने के बाद केवल पैरासीटामोल दी और विटामिन सी दी और इसका इलाज करने के बाद 2.5 लाख रुपए का बिल बना दिया गया। ये गुड़गांव की एक रिपोर्ट है, सुशांत लोक की। सुशांत लोक के हमारे भाई नितिन यादव जी हैं, मई के महीने में उनके पड़ोस में किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनको वहम हुआ और वहम होने के बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो केवल पैरासीटामोल दी और विटामिन सी दिया और बिल 2.5 लाख रुपए का बना दिया गया। लेकिन आज आप देखेंगे तो ये हॉस्पिटल अभी भी चलता हुआ मिलेगा, इसके ऊपर किसी ने कार्रवाई नहीं की होगी। ये दूसरी रिपोर्ट है, प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे लूटते हैं। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है, ये न्यूज छपी है पूरी, आप पढ़ सकते हैं कि कोरोना की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा होता है। हॉस्पिटल और लैब मिल जाते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, कई लाख रुपए लूट लेते हैं और लूटने के बाद फिर उसको कहते हैं कि ठीक है, देखो हमने आपको ठीक कर दिया। वो पहले से ही ठीक है, केवल भय। अब आप बताइए कि यदि पूज्य स्वामी जी महाराज कह दें कि अश्वगंधा से गिलोय से ठीक हो सकते हैं, मान लीजिए आप 90% ठीक होते हैं, 80 होते हैं, वेंटिलेटर वाले नहीं होते, जिनको कोई क्रोनिक डिजीज है वो नहीं होते, लेकिन अगर आधे से ज्यादा भी हो जाते हैं तो इस भय से लोग निकल जाएंगे, तो क्या वो इनके जाल में फंसेंगे? तो ये जो लॉबी है और इस लॉबी से जो पैसा खाने वाला मीडिया है, इस लॉबी से चलने वाली फार्मा लॉबी से चलने वाले जो नेता हैं, अभिनेता हैं, राजनीतिक दल हैं, वो विरोध करेंगे।
पूज्य स्वामी जी महाराज कुछ भी कहेंगे तो विरोध करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज का विरोध कैसे होता है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि मान लीजिए पूज्य स्वामी जी महाराज भूखे कुछ बच्चों को भोजन करा रहे हैं, तो उस बात के ऊपर भी विरोध करेंगे। गाय का दूध निकाल रहे हैं, उस बात के ऊपर भी विरोध करेंगे। गाय को चारा खिला रहे हैं तो भी विरोध करेंगे। उत्तराखंड के गांवों को रोजगार दे रहे हैं तो भी विरोध करेंगे। आचार्य कुलम खोलेंगे तो भी विरोध करेंगे। बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे तो भी विरोध करेंगे। गरीब बच्चों का विवाह करवाएंगे तो भी विरोध करेंगे। जड़ी बूटी वितरण करेंगे तो भी विरोध करेंगे। योग सिखाएंगे तो भी विरोध करेंगे। आयुर्वेद का उपचार बताएंगे तो भी उसके अंदर कमी निकालेंगे। सामान बनाएंगे तो भी कमी निकालनी है। इंसान बनाएंगे अच्छे तो भी कमी निकालनी है। मतलब क्या है? मतलब कि इस देश में एक वर्ग ऐसा है जिसको केवल विरोध के नाम पर विरोध करना है।